कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। रामपुर नाम के शहर में राधा और श्याम नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों ही बड़े नेकदिल और मेहनती थे। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात का दुख दोनों को हमेशा लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन शाम काम से घर लौटा। अजी सुनते हो, क्यों ना हम किसी अनाथालय से बच्चे को गोद ले ले। हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मगर हम बच्चा गोद लेंगे तो किसी बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे का प्यार मिल जाएगा। हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम उसे बहुत प्यार करेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। भाग्यवान, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मैं कल ही अनाथालय जाकर बात करता हूँ। शाम दूसरी ही सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर वहां के अधिकारियों से बातें करने लगा और तभी उसकी नजर वहां एक बेंच पर बैठे बच्चे पर पड़ी। शाम को वो बच्चा बहुत प्यारा लगा, जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। सर, ये बच्चा कौन है जो सामने बेंच पर बैठा है? मुझे इसी बच्चे को गोद लेना है। इसे तो देखकर ही मुझे लगाव हो गया है। श्याम जी, जो भी लोग ये बच्चा गोद लेने आते हैं, पहले तो सब यही कहते हैं, लेकिन जब उनको सूरज के विकलांगता के बारे में पता चलता है, तब इसे कोई गोद नहीं लेता। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना प्यारा बच्चा है, कोई ऐसे क्यों करेगा? श्याम जी, क्योंकि ये बच्चा एक पैर से चल नहीं सकता, ये अपाहिज है, इसीलिए बेचारे को कोई गोद नहीं लेता। श्याम उस बेंच पर बैठे सूरज के पास गया, उससे कुछ देर बातें की और बातें करने के बाद उसे चॉकलेट देकर वहां से अपने घर निकल गया। क्या हुआ जी, आज बड़ी देर कर दी घर आने में? कब से आपकी राह देख रही हूँ। अरे भाग्यवान, मैंने कल कहा था ना कि मैं अनाथालय होकर आऊंगा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई आने में। राधा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अजी बताओ ना जल्दी, क्या हुआ वहाँ जाकर? आपको कोई बच्चा पसंद आया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कल सुबह जाकर ही बच्चे को घर लेकर आऊं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, पहले मेरी बात तो सुन लो। श्याम राधा को अनाथालय में हुई सारी बातें विस्तार से बताता है और भावुक हो जाता है। श्याम को सूरज से बहुत लगाव हो गया था, ये बात राधा समझ गई। अजी, तो क्या हुआ? अगर हम दोनों की कोई संतान होती और अपने बच्चे के साथ ऐसा होता, तो क्या हम उसका पालन पोषण नहीं करते? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, हम कल सुबह जाकर ही सूरज को घर लेकर आते हैं। राधा की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत अच्छी माँ बनोगी। अगली सुबह जल्दी उठकर अनाथालय के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर दोनों वहां के अधिकारियों से बात करते हैं और तभी राधा की नजर सूरज पर पड़ती है। अजी सुनते हो, यही है ना सूरज? हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? बस जैसे आपने बताया था उसी से पहचान लिया। सच में बहुत प्यारा है हमारा सूरज। श्याम अधिकारियों से बातें करने लगा और राधा वहां सूरज के पास गई, उसे गोद में उठाया और उससे बातें करने लगी, उसके साथ खेलने लगी। सूरज भी उसके साथ बहुत अच्छे से खेलने लगा। कुछ समय बाद श्याम और राधा सूरज को अपने घर लेकर आए। अब दोनों मिलकर सूरज का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने सूरज का पास ही के स्कूल में दाखिला करवाया। छुट्टी के दिन दोनों उसे पार्क में खेलने के लिए लेकर जाने लगे। सब कुछ एकदम अच्छे से चलने लगा। ऐसे ही एक दिन राधा ने श्याम से कहा, अजी सुनते हो, हमें सूरज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। सूरज जब भी दूसरे बच्चों को भागते दौड़ते देखता है तो वो निराश हो जाता है। उसे भी दौड़ने का मन होता होगा। मुझे अनाथालय के अधिकारियों ने कहा था कि सूरज का पैर ठीक होने की संभावना बहुत कम है, फिर भी हम उसे एक बार किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएंगे। अगले दिन सूरज स्कूल जाता है। स्कूल में कुछ लड़के उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाते हैं, उसे धक्का देते हैं। सूरज जमीन पर गिर जाता है। वैसे ही रोते रोते वो स्कूल के बाहर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बाकी बच्चों को उछलता कूदता देखकर वो मन ही मन टूट जाता है। तभी अचानक उसे किसी कबूतर के फड़फड़ाने की आवाज आती है। अरे, ये कबूतर तो यहाँ फंस गया है, मुझे इसे निकालना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। सूरज उस कबूतर को आराम से निकालता है, उसे पानी पिलाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन वो कबूतर कोई आम कबूतर नहीं था। वो कबूतर सूरज से बात करने लगा। दोस्त, मैं एक जादुई कबूतर हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जादुई कबूतर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? कबूतर सूरज का साफ मन देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे कहता है, दोस्त, ये लो, ये जूते हैं, ये कोई आम जूते नहीं है,
ये जादुई जूते हैं, जादुई जूते। इन्हें पहनकर तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो और जितनी चाहे उतनी उछल कूद कर सकते हो। और हाँ, ये तुमसे कभी अलग भी नहीं होंगे। इन्हें पहनने के बाद तुम्हें कोई चिढ़ाएगा भी नहीं। कबूतर वो जादुई जूते सूरज को सौंपकर वहां से उड़ गया। सूरज उन जूतों को पहनता है और कमाल हो जाता है। वो बिना सहारे के चलने लगता है, दौड़ने लगता है। ये मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। सूरज दौड़ता उछलता घर जाता है। सूरज को दौड़ते भागते देख राधा और श्याम फूले नहीं समाते। सूरज स्कूल में घटी सारी बातें माँ और पिताजी को बताता है। श्याम और राधा उस जादुई कबूतर का मन ही मन धन्यवाद देते हैं और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। सोलापुर नाम के गांव में हरि नाम का एक समोसे बेचने वाला रहता था। वो और उसकी पत्नी शीला हर रोज गांव में जाकर समोसे बेचते थे, लेकिन उनके ठेले पर ग्राहक बहुत कम हो गए थे। एक बार जो ग्राहक आता वो वापस नहीं आता था। इस बात को लेकर हरि बहुत चिंतित रहता था। न जाने ग्राहकों को क्या हो गया है, हमेशा की तरह समोसे खाते ही नहीं। समोसों की बिक्री कम हो गई है। क्या पता, मगर समोसे की बिक्री बहुत कम हो रही है। तुम्हारे हाथ के समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते। ग्राहक क्या खाद खाएंगे? अजी ऐसा है तो आप बनाइए ना समोसे। आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है समोसे बनाने में। हाँ हाँ पता है। मैं क्या सोच रहा हूँ, हमारे गांव की एक सरला बहन है, उनके हाथों में बहुत स्वाद है। वो समोसे बनाएगी तो हमारे सारे समोसे बिक जाएंगे। मैं कल ही उनके गांव जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। हमारा धंधा भी अच्छा चलेगा और कुछ कमाई भी हो जाएगी। हरि अब उस गांव में जाता है जहाँ सरला रहती थी। हरि सरला के घर गया। अरे आओ ना भैया, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ काम था, इसीलिए इतनी दूर आया हूँ। क्या काम था भैया, बोलिए ना। सरला बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है। मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए कोई चाहिए था। क्या आप आ सकती हो? मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। बात तो ठीक है भैया, आप जैसा कहते हो वैसा ही करेंगे। मेरे परिवार को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। चलिए, तो आज शाम की गाड़ी से हम शहर चले जाएंगे। अब सरला हरि के साथ शहर आई। हरि ने सरला को हर सुबह 100 समोसे बनाने का काम बता दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर सरला ने 100 समोसे बनाकर तैयार रखे। हर रोज की तरह हरि और शीला ठेले पर गए। उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। आमदनी बहुत अच्छी हुई। हरि ने अपने मुनाफे से आधा हिस्सा सरला बहन को दे दिया। सरला बहन, आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। ये लीजिए, आधा मुनाफा आपका। धन्यवाद भैया। और हाँ बहन, कल हमें 200 समोसे लगेंगे। हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। जी भैया, मैं कल सुबह ही बनाकर रख दूंगी। आप बस उसके लिए लगने वाला सामान ला देना। अगले दिन सरला 200 समोसे बनाकर तैयार रखती है। उस दिन भी हरि के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब अगले दिन के लिए हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है। इस तरह हर रोज बहुत सारे समोसे बनाकर सरला हरि को देने लगी और हरि उन्हें अपने दुकान पर बेचकर बहुत कमाई कमाने लगा। ये सब देखकर शीला को बहुत जलन हो रही थी। एक दिन उसने हरि से कहा, अजी, आप उस सरलाई को कमाई का आधा हिस्सा देते हो। सामान हमारा, उसके लिए कितनी देर तक ठेले पे खड़े रहने की जिम्मेदारी हमारी, और उस सरला को सिर्फ घर पर बैठकर समोसे बनाने के लिए आप आधा हिस्सा देते हो। ये सही नहीं है। अरे हाँ भाग्यवान, मगर मेरे पास दूसरा कोई और पर्याय भी नहीं। जब से सरला बहन समोसे बनाने लगी है, तब से धंधे में अच्छा मुनाफा होने लगा है। और ये मुनाफा आप आधा कर देते हो। आप ही सोचिए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, मगर उसे निकाल भी नहीं सकते ना। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसे मुनाफा या पगार नहीं तो दिन के पैसे दिया करो, समझे? हाँ, ये विचार सही है। ऐसा ही करेंगे। अगले दिन हरि सरला को 300 समोसे बनाने की ऑर्डर देता है और उसे कहता है, अरे सरला बहन, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरा समोसे का रेट उतना ही है, तो मुझे धंधे में घाटा होने लगा है। अब मैं तुम्हें हर दिन के 100 रुपए ही दूंगा। मगर भैया, आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा बताया था। अब क्या हुआ? 100 रुपए तो मुझे गांव में भी मिलते थे, फिर मैं यहाँ क्यों आ गई? और वैसे भी भैया, समोसे का अच्छा स्वाद होने के कारण ही लोग समोसा खाते हैं। सरला बहन, आपको बहुत ज्यादा लालच आ गया है। इतना लालच अच्छा नहीं। भैया, मुझे लालच आया है या आपको लालच आया है? मैंने तो कभी समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर मैं मेरे हक के पैसे कैसे छोड़ूं? आप ही बताइए। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। वो गांव में ही तुम्हारी असली जगह है, और कर भी क्या सकते हैं तुम्हारे जैसे लोग। बेचारी सरला अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जगह वो बैठ गई। तभी उसके बड़े बेटे उमेश ने कहा, माँ, तुम परेशान मत होना, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। माँ,
क्यों ना हम खुद का समोसे का ठेला लगाए। हमारे पास कुछ पैसे भी जमा है, इससे हम ठेला लगा सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। अगले ही दिन सरला अपने बेटे की मदद से अपना खुद का ठेला लगाती है, वो भी गांव के बीचों बीच हरी के ठेले के बिल्कुल पास। उस दिन सरला सिर्फ 50 समोसे बनाती है, लेकिन नया ठेला होने की वजह से उसके सारे समोसे बिक नहीं पाते। ये देखकर वो निराश हो जाती है। बेटा, हमें ये धंधा नहीं करना चाहिए था क्या? अरे माँ, आज पहला ही तो दिन था। एक ही दिन में कैसे पता चलेगा कि लोगों को समोसे पसंद आए या नहीं? हम कल फिर करके देखेंगे। अगले दिन सरला और उमेश फिर से 50 समोसे बनाते हैं और उन्हें बेचने अपने ठेले पर जाते हैं। उनके यहाँ एक ग्राहक आता है। कितने का दिया समोसा? सिर्फ 10 रुपए भैया। वो आदमी समोसा खाता है, उसे समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वो अपने साथ 10 समोसे और लेकर चला जाता है। धीरे धीरे सरला के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। सबको उसके समोसे बहुत पसंद आने लगे। इसी के साथ साथ हरी के ग्राहक थोड़े कम होने लगे। सरला के समोसे की चर्चा सारे गांव में फैल गई। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बड़ा जमींदार उसके ठेले पर आया। बहन जी, एक समोसा दीजिए। सरला ने जमींदार को एक समोसा दे दिया और अपने काम में लग गई। उस जमींदार को वो समोसा बेहद पसंद आया। बहन जी, मेरे बेटे की परसों शादी है, क्या तुम हमारे घर मेहमानों के लिए ऐसे समोसे बनाओगी? जितने भी समोसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। जी, मैं जरूर आऊंगी और सारे लोगों को अच्छा समोसा देने की ही मेरी कोशिश रहेगी। जी, ये लीजिए आपका एडवांस। जमींदार सरला को एडवांस पैसे देकर वहां से चला गया और ये सब देखकर हरी मन ही मन जलने लगा, लेकिन उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। शीला, हमें कुछ अलग धंधा करना पड़ेगा। ये समोसे बेचकर अब काम नहीं चलेगा। जी, आप सच कह रहे हो। चलो अब दूसरा धंधा शुरू करते हैं। इस तरह शीला और हरी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। उनकी लालच और झूठे व्यवहार के कारण उन्हें अपना धंधा खोना पड़ा। उधर सरला का समोसे बेचने का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। श्रीरंगपुर नाम के गांव में राजेश नाम का भेलपुरी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाता था और उसकी भेलपुरी गांव वालों को बेहद पसंद थी। उसकी भेलपुरी खाने के लिए लोग देर देर तक रुका करते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे। राजेश का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। वो दिन भर अपना काम कर लेता था और दोपहर होने के बाद भेलपुरी बेचने के लिए गांव में गली गली घूमता था, जिससे उसकी भेलपुरी जल्दी खत्म हो जाती थी और वो रात को अपने घर चला जाता था। उस गांव में 8 बजे के बाद कोई भी गांव के बाहर नहीं जाया करता था। उस गांव में ऐसी कहावत थी कि रात के समय उस गांव में एक चुड़ैल आती है। वो गांव के बाहर के कब्रिस्तान में रहती है, मगर ये कहावत कुछ लोग मानते थे और कुछ लोग नहीं। एक दिन राजेश अपने गांव में बहुत देर तक भेलपुरी बेचता है और वो ये नहीं जानता था कि सच में चुड़ैल आती है या नहीं। उस दिन वो अपना भेलपुरी का ठेला लेकर घर जा रहा था। तभी अचानक उसे वो चुड़ैल गांव में घूमती नजर आई। वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने निकला, लेकिन उसके ठेले के पहियों की आवाज आते ही उस चुड़ैल की नजर उस पर पड़ी। मिल गया मुझे मेरा पहला शिकार, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गया रे, आज ये मेरा किससे पाला पड़ गया। ये चुड़ैल तो मुझे आज नहीं छोड़ेगी। अब कहा जाएगा, मेरी आहट से गांव वाले बाहर नहीं निकलते हैं और तू तो बड़ा ही बहादुर है जो रात के समय बाहर निकलता है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें खा डालूंगी। ऐसा बोल के वो उसे पकड़ लेती है। अरे छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, छोड़ो मुझे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने जान की भीख मांगता है, मगर चुड़ैल भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसको हथियार बनाकर गांव में घूमने लगती है। राजेश अब अपने घर में ही रहने लगता है और दोपहर होने के बाद अपनी जादू से भेलपुरी बनाता है और वो बेचने गांव में जाया करता है। भेलपुरी ले लो भेलपुरी, ताजा ताजा भेलपुरी। ऐसा कह के वो गली गली घूमकर भेलपुरी बेचने लगा। अब जो भी वो भेलपुरी खाता वो खाता ही रहता था, मगर भेलपुरी खाने के कुछ समय बाद ही चक्कर आकर गिर जाता। भेलपुरी वाला अपने जादू से उन लाशों को गायब कर देता था और उन्हें अपने घर पहुंचाया करता था। फिर रात के समय घर जाकर उन लाशों को कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र के पास फेंक देता था। अच्छे बकरे मिले हैं आज, अब मुझे 8 दिन तक टेंशन नहीं। एक आदमी हरिया उसे लाशों को ले जाते समय देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि उन लाशों को वो कब्र में डाल रहा है। हाय रे, ये नासपीटा भेलपुरी वाला, हमारे गांव के आदमियों को इसने अगवा कर लिया है। इन गांव वालों को कैसे छुड़ाया जाए। हरिया चुपके से वहां से निकल जाता है और गांव में आकर गांव वालों को जमा करके ये सारी बातें बताता है।
अरे गांव वालों, ये भेलपुरी वाला अपने गांव के लोगों को जादुई भेलपुरी खिलाकर बेहोश करता है और रात में उन्हें कब्रिस्तान में लेकर जाता है। अरे हरिया, हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल के लिए उसके पास से भेलपुरी मत खाइए, बाकी का कल सोचेंगे। अब गांव में ये खबर फैल जाती है। सारे लोग भेलपुरी वाले से डरने लगते हैं और उसके हाथ की भेलपुरी खाना बंद कर देते हैं। भेलपुरी वाला गांव में जब भी आता, लोग उसे नजरों से घूरने लगते। उसे कुछ शक होने लगा, आज ये लोग मुझसे कुछ खरीद क्यों नहीं रहे? जाने दो, फिलहाल तो मेरे पास खाने के लिए काफी खाना है, बाद में देखूंगा। अब सारे गांव वाले उससे डरकर सामने भी नहीं आते थे। इस समस्या का कुछ हल निकाला जाए ऐसा सभी को लग रहा था, इसलिए सारे गांव वाले सरपंच जी के यहाँ जमा होते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव में भेलपुरी वाला है जो कि भूतिया बन गया है। हमें उस भेलपुरी वाले से गांव वालों को बचाना चाहिए। ये खबर पक्की है कि ऐसे ही कुछ बक रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आजमा के देख लीजिए। अरे नहीं, मैं तो अपने गांव वालों के भलाई के लिए बोल रहा था। मेरे हिसाब से अपने गांव में एक आईना लगाते हैं। आईना तो सच ही बताता है। सारे गांव वाले एक बड़ा आईना एक पेड़ के सामने लगा देते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन वो भूतिया भेलपुरी वाला गांव में आता है। आओ आओ, भेलपुरी खाओ, अच्छी टेस्टी भेल खाओ। अरे भाई ये लो भेलपुरी, बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं भाई, आज मेरा उपवास है, आज मैं भेलपुरी नहीं खाऊंगा। अरे मूर्ख गांव वालों, क्या उपवास कर रहे हो? ये सब फालतू की चीजें होती है। राम अब वहां से चला जाता है और उस आईने के सामने आता है। आईने के सामने आते ही उसकी शक्ल एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। गांव वाले ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे हरिया भाई, क्या यह सच में चुड़ैल है जिसने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है? अरे ये भेलपुरी वाला तो सच में भूत बन गया है। इससे हमारे गांव वालों को खतरा है। हमें बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। अब हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले सही सलामत वापस आ सके? सरपंच जी, आप उस भेलपुरी वाले के बारे में गांव के पंडित जी को बताइए, क्या पता उनके पास कोई इलाज हो। हाँ हरिया, तुम सही कह रहे हो। आज ही मैं पंडित जी से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। तुम तुम्हारे घर में सुरक्षित रहो, मैं उनसे बात करता हूँ। अब सारे गांव वाले अपने घर में ही रहते हैं। इधर सरपंच जी गांव के पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। आइए पंडित जी, जरा आपसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करनी है। बोलिए सरपंच जी, क्या समस्या है? किस विषय में आपको चर्चा करनी है? पंडित जी, गांव में एक चुड़ैल आई है जिसने एक भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसने गांव के लोगों को अगवा किया है। अब उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, इसका कुछ उपाय बताइए। ठीक है, ऐसा बोल के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। कुछ देर बाद आंखें खोल के वो बोलते हैं, आपके गांव में एक चुड़ैल ने भेलपुरी वाले के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब वो गांव के लोगों को अगवा करके कब्रिस्तान में ले जा रही है और वहां अपनी कब्र में डाल रही है। पंडित जी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें जिससे सारे गांव वाले इस चुड़ैल की बला से बच सके। सरपंच जी, आप सब लोगों को एक जगह जमा होकर उसे अपनी बातों में उलझा रखना है। तभी मैं वहां आकर मंत्र जाप करूंगा और उस पर जल छिड़कूंगा, जिससे वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप कल आइए, मैं सब गांव वालों को लेकर नीम के पेड़ के पास मिलता हूँ। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। सरपंच जी सारे गांव वालों को अगले दिन गांव के बीचों बीच नीम के पेड़ के पास जमा होने बोलते हैं। सारे गांव वाले अगले दिन गांव के बीचों बीच जमा हो जाते हैं। आ गए सारे गांव वाले। अब वो भेलपुरी वाला उसके घर से निकलकर यहाँ आएगा और हम सबको एक साथ देखकर हमें मारने के लिए आएगा। सब लोग तैयार हो जाओ। आ गए सब गांव वाले, कोई रह नहीं गया है ना? अब कुछ देर में भेलपुरी वाला अपने टाइम में गांव में भेलपुरी बेचने आता है, लेकिन गांव के गलियों में कोई ना देखकर वो सोचता है, अरे आज इन गांव के लोगों को क्या हुआ है? सारे के सारे कहाँ चले गए? भेलपुरी वाला बहुत देर तक घूमता है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। उसे शक हो जाता है। तभी उसे सारे लोग एक जगह पर जमा दिखाई देते हैं। अरे वाह, आज सबको मरना है। सब एक जगह पे जमा हुए हैं। मुझे तो आज बहुत सारे शिकार मिलेंगे। ऐसा कह के भेलपुरी वाला अपने भेलपुरी की गाड़ी लेकर आगे चला जाता है। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। सारे गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखकर अनदेखा करते हैं और अपनी अपनी बातों में उलझे रहते हैं। अरे भेलपुरी ले लो गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। अरे हमें तुम्हारी भेलपुरी नहीं चाहिए। हरिया उसे अपनी बातों में उलझा के रखता है। तभी वो भेलपुरी वाला उस आईने के सामने जाता है।
पंडित जी तुरंत उसी समय उसके शरीर पर मंत्र जाप करके जल छिड़कते हैं और वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरे साथ धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। ऐसा कहके उस चुड़ैल का बदन आग से जलने लगता है और वो मुक्त हो जाती है। भेलपुरी वाला जमीन पर गिर जाता है और गांव के लोग उस कब्र से मुक्त होकर गांव में वापस आते हैं। ये सब देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी मदद से सारे गांव वालों की जान बच गई है। अरे वो चुड़ैल अब मुक्त हो गई है, अब वो यहाँ वापस कभी नहीं आएगी। आप निश्चिंत होकर गांव में रह सकते हैं। धन्यवाद पंडित जी, आपकी बड़ी मदद मिली, आपका शुक्रिया।